Very good afternoon to all of you. Myself Dr. Taru, Assistant Professor, Department of Commerce, DAV PG College. Today I am here for my lecture for BCom 6th semester students for the only topic that is left in third unit, that is what are the policy conditions that is related to fire insurance. In the last class we were dealing with what is fire insurance, its principles, the types of policies, what is the prevention of loss by fire. Today we have to study that what are the certain conditions which should be there in between the insured and insurer. So when both the parties, insured and insurer, they are entering into a contract, when they are entering into agreement, they both have to obey the certain conditions that are there in the policy. ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको दोनों के दोनों पार्टीज को ओबे करना होता है. पहले क्या था, ये कंडीशंस कुछ कम थी. एंड कंडीशन इज व्हाट, दैट्स टोटली द सर्टेन दिस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इट्स प्रिंसिपल, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस. एंड अर्लियर क्या थी, देयर वर फ्यू कंडीशंस. बट जैसे जैसे फायर इंश्योरेंस का एडवांसमेंट हुआ, as and when there was an advancement of the fire insurance, more and more conditions prevailed. ठीक है, उतनी सारी अलग अलग तरीके की कंडीशन आई. तो कंडीशन बेसिकली होता क्या है, जिसके ऊपर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी सिद्धांत उन सारी कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये सारी कंडीशन डिस्कस होती हैं when both the parties, the insured as well as insurer, they are entering into the contract or agreement. Now, ये जो कंडीशन होती है दो तरीके की होती है. एक तो होती है आपकी implied condition और दूसरी होती है आपकी express condition. Express condition कौन सी होती है? Express conditions are those which are in the state of the policy, which are of general nature, which are mentioned in the policy, ठीक है, and which vary according to the contract and the subject or incorporation of the policy. कहने का मतलब कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो एक्सप्रेस कंडीशन होती है वो उसी टाइम डिसाइड होती है और उसी समय ये कंडीशन वहां पर रहनी चाहिए. इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस कंडीशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द इम्प्लाइड कंडीशन. इम्प्लाइड कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? दैट इज नॉट मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, बट एक्सप्रेस कंडीशन आर दोस व्हिच आर मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी. दिस आर द बेसिक टू कंडीशंस इन द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो पहला होता है एक्सप्रेस विच आर मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ द पॉलिसी, और दूसरा होता है implied which are not mentioned but they are deemed to be mentioned with reference to policy. अब हम आएंगे कौन कौन सी चीजें होती हैं एक्सप्रेस और implied कंडीशन में. सबसे पहला होता है implied कंडीशन में एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी. जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस है वो उस टाइम पर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि दैट इज ओनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. ठीक है भाई, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? कौन सी प्रॉपर्टी के आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि कल को यदि कोई लॉस हुआ, कोई डैमेज हुआ, कोई डिस्ट्रक्शन हुआ, तो किस प्रॉपर्टी के बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी अगर उसको आग से, अग्नि से किसी भी तरीके की मुसीबत या डिस्ट्रक्शन आ गई. ठीक है, सो व्हेन द बोथ द पार्टीज, द इंश्योर्ड एज वेल एज इंश्योरर, दे बोथ आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, so this point, that is the existence of property, is an implied condition that should be mentioned at the time of policy. इसको हम मानते हैं. और existence of property होती क्या है? That's a subject matter of insurance. That means उस समय उस प्रॉपर्टी का अस्तित्व होना चाहिए. That means that property should exist when both the parties are entering into कॉन्ट्रैक्ट. तभी तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रॉपर्टी का आपको इंश्योरेंस
कराना है, ठीक है। दूसरा मैटर जो होता है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। इंश्योर्ड प्रॉपर्टी मतलब कि वो वही प्रॉपर्टी आप दिखाएंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि जब यदि वो प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टेंस के टाइम में आपने बताया था जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी, तो अगर डैमेज हुआ, अगर डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उसी प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस कराया है जो आपने दिखाया होगा, तभी आपको क्लेम मिलेगा। दैट मीन्स when you are claiming the amount regarding the destruction or damaged property, so that property should be only that which has been insured at the time of contract. That means जो property पहले ही मैंने आपको जब प्रिंसिपल में पढ़ा रही थी, I told you that proximate cause. That means only the insurance company is liable to pay only for that perils for which the insured and insurer have entered into contract, not that perils which are not entered into contract. तो यदि आप फायर इंश्योरेंस का क्लेम मांगेंगे तो आपकी ये इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका इंश्योरेंस कराया है, और यदि उसी प्रॉपर्टी का डैमेज होगा देन ओनली द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू क्लेम, okay, going to compensate the amount that is right. तीसरा है insurable interest. Insurable interest is what? That's a pecuniary interest. That means at the time of contract, property owner को उस insured property में interest होना चाहिए ताकि when that property he is benefited by the existence of that property and he is suffering a loss with that property is not there. Okay, so that's a insurable interest. तो insurable interest मतलब आपका उस property में at the time of entering into contract you should have the insurable and pecuniary interest in that property which you are going to insure. तभी और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यदि आपको insurable interest है उस property में तो आपने कौन कौन सा, यदि वो प्रॉपर्टी उस टाइम डैमेज हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो कौन कौन सा आपने स्टेप लिया, कौन सा एक्सटिंग्विशर फायर बुलाया या कौन कौन सा रीजनेबल स्टेप लिया ताकि जो आग है वो कम से कम हो सके, डैमेज जो है जो कम से कम हो सके, द डिस्ट्रक्शन शुड बी लेस, ठीक है। सो इट मीन्स अगर आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होगा तो यू वुड टेक ऑल द स्टेप्स to minimize and mitigate the loss, जो कम से कम आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा पाए। Okay, next is the good faith. Good faith, when I was talking about the principle, I have already told you when both the parties they are entering into contract, both the parties, whether that is insured or whether that is insurer, both should disclose all the material facts to each other. दोनों को एक दूसरे से अपनी सारी बातों को, सारी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। यदि आपने डिस्क्लोज नहीं किया, if you have not disclosed the information, so insurer has the right to discharge his liability and treat the contract as null and void. Okay, इसलिए दोनों को एक दूसरे को when they are entering into contract कि एक दूसरे को गुड फेथ में होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और उन सारी बातों को बताना चाहिए जो भी क्वेश्चंस आपसे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे जाए, उसको ऑनेस्टली यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड इफ यू हैव मिसरिप्रेजेंटेड, इफ यू हैव मिसडिस्क्राइब, तो पूरा राइट होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि जब चाहे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर दे ऑन द ब्रीच ऑफ द कंडीशन इफ यू आर डूइंग। सो यू शुड हैव, बोथ द पार्टीज शुड हैव गुड फेथ टू ईच अदर। दिस इज द implied condition of the fire insurance contract. Next is the identity. Okay, when the subject matter is insured, जब आपने at the time of entering into contract, जब आपने एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी दिखाई कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट कर रही है, यदि इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू कंपेंसेट मी। Okay, so this is the subject matter of insurance. This is the property you have shown at the time of the contract. Now,
आप अगला आपका जो स्टेप होगा दैट इज द आइडेंटिटी। आप उसको आइडेंटिफाई कराएंगे ताकि जो भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट होगा वो उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ, किस प्लेस पे, किस तरीके से ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और आइडेंटिफाई करेगा कि बहुत ज्यादा वहां रिस्क तो नहीं है, कोई ऐसी प्लेस पे तो नहीं है कि ज्यादा वहां पे रिस्क आ सकता है। Everything must be identified. If that property is existing, definitely it has to be identified by the agent so that he'll see कि no more risk is involved in that. And if that property is damaged, destroyed by any loss due to fire, the insurance company is there to compensate the loss that is going to befall on the insured. That is the implied condition of the fire insurance contract. Okay, two conditions, one implied, another one is express. So implied condition ki when we are talking about 5 points: existence of property, insured property, insurable interest, good faith and identity. Now we are going to deal with the express condition. Okay, एक्सप्रेस कंडीशन का पहला पॉइंट है मिस डिस्क्रिप्शन। ओके, मिस डिस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट, दैट यदि कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल हो जाएगा, यदि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट आपने कोई भी चीज मिस रिप्रेजेंट की है, मिस डिस्क्रिप्शन दी है, या कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं बताई है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपके कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड ट्रीट कर देगी। दैट मीन्स यू आर ब्रीचिंग द कंडीशंस दैट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव एंटर्ड। क्योंकि भाई जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो आपको सारी बात एक दूसरे को बतानी है। ओके, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, और कोई बात यदि आपने छुपा ली, यदि आपने मिस डिस्क्राइब किया, यदि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि आपने कोई झूठ बोला था, आपने ये इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज नहीं की थी, देन एट सम व्हेन टाइम द इंश्योरर हैज द राइट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड। उसी समय ये पूरा अधिकार होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ट्रीट कर दे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेस कंडीशन व्हेन यू आर एंटरिंग, फर्स्ट पॉलिसी कंडीशन, एक्सप्रेस कंडीशन व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज द अल्टरेशन। यदि आपने कमेंसमेंट ऑफ रिस्क हो गया, व्हेन द कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इज गोइंग टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर गोइंग टू पे योर फर्स्ट प्रीमियम। जैसे ही आपने पहला प्रीमियम अदा कर दिया, उसी दिन से आपका कमेंसमेंट ऑफ रिस्क स्टार्ट हो गया, और उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी में कोई छेड़छाड़ की, अल्टरेशन कर दिया, बदल दिया, ठीक है, इस तरह की अगर कोई चीज हो गई, जो कंडीशन आपने इस कंडीशन को ब्रीच किया, माना नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी हैज द राइट to treat the contract null and void। जैसे अल्टरेशन में सबसे पहला रिमूवल, जो आपने प्रॉपर्टी दिखाई थी वो कहीं एक जगह पे थी, ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको दूसरी जगह पे ले जाके शिफ्ट कर दिया। मीन्स यू हैव रिमूव्ड दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट प्लेस टू सम अनदर प्लेस। सपोज आपने अपने फर्नीचर का अपने हाउस में इंश्योरेंस कराया था दिखा के, लेकिन अभी आपने उस फर्नीचर को बिना इंश्योरेंस को इन्फॉर्म किए, बिना इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किए आपने अपनी फैक्ट्री में उस फर्नीचर को पहुंचा दिया। Obviously, when that property is being shifted from the dwelling house to the factory, definitely the risk is going to increase. And when the risk is going to increase without informing the insurance company, sometimes you have made the alteration, you have breached the condition. क्योंकि आपने जब कमेंसमेंट ऑफ रिस्क हो गया तो उसको कहीं दिखाया, लेकिन मान लीजिए अगर वो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो जब वो किसी और प्लेस पे यदि पाई गई, रिमूव हो गई वहां से, हाउस में दिखाई गई, फिर फैक्ट्री में पाई गई और वहां डैमेज हो गया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो यदि आप रिमूव कर भी रहे हैं, उसको कहीं हटा भी रहे हैं,
तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को डेफिनेटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपने अल्टरेशन कर दिया, ठीक है, सो रिस्क वहां पे ज्यादा हो गया, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जब चाहे तब उस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड ट्रीट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे चेंज ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है और रिस्क भी क्या होता है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। भाई हाउस में तो उतना रिस्क नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में हो सकता है कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो क्या हो सकता है, रिस्क ज्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली यू हैव रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दूसरा आपका एक्सप्रेस कंडीशन इज रिलेटेड टू अल्टरेशन। तीसरा है एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन मतलब ही क्या होता है, कोई चीज हटा देना, दैट मीन्स एक्सक्लूड। फायर रिस्क, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती हैं, दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे गुड्स दैट आर डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बाय एक्सप्लोजन, ठीक है, फिर गुड्स दैट आर हेल्ड बाय ट्रस्ट और कमीशन, या फिर कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स हुई, स्टैम्प्स हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुआ, आपकी बिजनेस बुक्स हुई, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिस्क इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी से एक्सक्लूड होती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट में क्या होता है, भाई उसका आप क्यों इंश्योरेंस लेंगे, जो उसका ट्रस्टी है, यदि उसको उस प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इफ ही इज हैविंग द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देन ही इज लायबल. Why you? Okay, so fire insurance is not at all covering the goods that are held by trust or on commission. और तीसरा आपका होता है goods that are held by trust or commission, then goods अगर वो destroy हुआ fire या explosion से. तीसरा आपका होता है fraud. Fraud is what? अगर आपने fraud किया है, कोई fraudulent activity के थ्रू या किसी फ्रॉडलेंट डिवाइस को यूज करके आपने क्लेम लिया है, और यदि कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को ये मालूम चल गया कि यू हैव टेकन द क्लेम बाय सम फ्रॉडलेंट मींस, बाय सम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, बाय सम फ्रॉडलेंट डिवाइस, दैट केस the insurance company is going to discharge his liability and treat the contract as null and void. So ये आपको रखना है कि यदि आपने फ्रॉड किया है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जब चाहे तब वो कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड ट्रीट कर सकती है. नेक्स्ट इज द क्लेम. क्लेम अमाउंट कैसा हो कि क्लेम आप इस तरह से लें कि जैसे ही आपको लॉस हुआ, until and unless जैसे ही your property is damaged, your property is destroyed by fire, ultimately you have to inform to the insurance company, and within the 15 days आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरा लॉस हो गया है, डैमेज हो गया है, और दिस मच इज द क्लेम. द इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू कम, इंडेमनिफाई द लॉस, एंड यू हैव टू गिव ऑल द प्रूफ्स. सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे जो ये बताएगा कि हाँ इतने पैसे का आपका क्लेम बन रहा है. So insurance company will see everything, indemnify the value of loss, will see the proof, and then that amount will be given to insured. Okay. The next is the reinstatement. The insurance company can discharge his liability in case of reinstatement and replace of damaged property. Okay. The next is the insurer right after fire. कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के पास हो जाते हैं जब वो प्रॉपर्टी डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाती है. जैसे ही उस बिल्डिंग में, उस प्रेमिसेस में आग लग गई, वो प्रेमिसेस का पूरा पोजेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाता है. उस बिल्डिंग के अंदर में जितनी प्रॉपर्टी है उसका भी पोजेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाता है. फिर इंश्योरेंस कंपनी के जैसे मन चाहे, एज एंड व्हेन इट कैन अरेंज, इट कैन रीअरेंज, वो उस प्रॉपर्टी को जो चाहे उस तरह से वो रीअरेंज कर सकती है, अरेंज कर सकती है. सारा राइट, सारा पोजेशन उसका हो गया. और यदि वो इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो प्रॉपर्टी या कुछ बची हुई प्रॉपर्टी उसमें से सेल भी या डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, सब्रोगेशन. मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल ने आपको समझाया था
कि इफ समझ जाइए कि ए को अगर 1 लाख का, मान लीजिए 1 लाख का उसने फायर इंश्योरेंस किया है और 50,000 का लॉस हो गया उसको, ठीक है, तो ही इज गोइंग टू क्लेम दैट 50,000 रुपीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बट बाद में उसको ये पता चला कि वो आग उसके बगल के नेबर वाई ने लगा दिया था, तो ही इज ऑल्सो गोइंग टू क्लेम दैट 40 or 50,000 फ्रॉम वाई ऑल्सो। तो लेकिन जैसे ही वो दोनों, एक तो इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया, अगर उसने वाई से लिया है 50,000 तो वो पूरा राइट सबरोगेट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी नाउ इज हैविंग ऑल द राइट्स फॉर द पोजेशन, ताकि जितने अमाउंट का लॉस हुआ है उतना ही इंश्योर्ड को मिलेगा यदि उसने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने की कोशिश की। सो ऑल द राइट्स इज फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू टेक ऑफ दैट मनी, दैट इज सब्रोगेशन। नेक्स्ट इज द वारंटी। यदि हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो हमको करनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को, यदि हमको, इफ यू हैव टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सो सर्टेन कंडीशंस वी हैव टू एक्सेस, certain warranties we have to express, then only we can enter into a fire insurance contract. The next is the arbitration. Arbitration मतलब कि मान लीजिए कोई लॉस या क्लेम के अमाउंट को देने में किसी तरह का कोई डिफरेंस आ गया, ठीक है, मान लीजिए क्लेम था 4 लाख का लेकिन मिला इंश्योर्ड को 3 ही लाख रुपए, ओके, या ज्यादा हो गया, देना था मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख, दे दिया उसने 2 लाख, किसी भी तरह फ्रॉम बोथ द पार्टीज किसी भी तरीके का यदि पैसे में किसी भी तरीके का डिफरेंस आता है, इफ एनी डिफरेंस इज कमिंग इन द टाइम एट द टाइम ऑफ द लॉस, सो डिसीजन किसके पास जाता है, दोनों को ये बोला जाता है कि आप अपना अपना आर्बिट्रेटर तय करिए, और वो आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन सब कुछ देख के लेगा, सो उतना ही, अगर उसने ज्यादा दिया है तो उसका रेस्ट ऑफ द अमाउंट मिल जाएगा, और अगर इंश्योर्ड को ज्यादा मिलेगा तो वो वापस इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेस पैसा लौटा देगा। दैट मीन्स अगर इनकेस ये पाया गया कि कोई डिफरेंस आ रहा है क्लेम के अमाउंट से और एस्टिमेटेड अमाउंट से, तो डिसीजन विल गो टू द आर्बिट्रेटर, इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट इज द लॉस प्रोसीजर। Loss procedure is that कि if the loss has been happened to the existing property that was insured at the time of loss, if it is destroyed, if it is damaged, so वो पूरा procedure होता है। Procedure मतलब as soon as that property is damaged, you have to inform to the insurance company, and if the insurance company that is receiving the information, immediately it will send a claim form to the insured. The claim form is in writing filled by the insured, discussing the damage, the place of damage, the building, the property, how much property is still left, everything that is related to damage will be written in that claim form. और यदि सब कुछ सही रहा, if the insurance company is going to indemnify the value of loss, and if everything is okay, the claim amount that was asked by the insured, if it is the same, तब तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे देगी, क्योंकि उसने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ इतने ही पैसे का लॉस है, ठीक है। यदि उसको लग रहा है कि कुछ एक्सेस मांगा जा रहा है या कुछ फ्रॉड है, तो व्हाट इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू अपॉइंट एडजस्टर नाम का एक एजेंट को अपॉइंट करती है, और वो एडजस्टर जाता है, वहां पे देखता है कि क्या दिक्कत है, क्या कॉज ऑफ फायर है, क्या प्रेमाइसिस है, कैसी बिल्डिंग में कैसे आग लगी, everything he is going to find out, and with proofs he takes the claim amount, and then that amount is paid to the insured. Okay, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये फाइनल सेटलमेंट के पहले यदि कोई लॉस हो गया तो क्लेम अगर इंश्योर्ड मांगने आया तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा, कि अभी सेटलमेंट में बहुत टाइम है, कुछ पैसा उसको दे देती है कि चलो अभी काम करो, ठीक है। तो उस मनी को हम कहते हैं ex gratia payment. That is certain amount which is given to the insured at the time of destruction or damage before the final settlement. ठीक है, अभी फाइनल सेटलमेंट करना है, उसको एडजस्टर को अपॉइंट करना है, उसको सारी चीज देखनी है, इंडेमनिफाई करनी है, लेकिन उससे पहले उसने कुछ पैसा दे दिया इंश्योर्ड को, और उसी एक्सेस मनी को या फिर थोड़े से मनी को हम कहते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एंड द लास्ट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब यदि
इंश्योर्ड ने पॉलिसी अलग अलग एक ही पेरिल पे, एक ही रिस्क पे 3 अलग अलग कंपनियों से ली है, तो कैसे लॉस का डिवीजन होगा? Everybody is going to contribute to the actual amount that has been suffered. Suppose A ने कुछ टाइम की पॉलिसी ली AN कंपनी से, 20,000 की ली BN कंपनी से और 10,000 की ली CN कंपनी से, मान के चलिए। ओके, सो AN कंपनी की लायबिलिटी 30,000, मतलब जितने की उसने पॉलिसी ली है, 30,000 डिवाइडेड बाय तीनों कंपनी से जितने अमाउंट की 30 प्लस 20 प्लस 10, ओके, तो 60,000 प्लस 10 70,000। दैट मीन्स हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए AN कंपनी से आपने लिया है 30,000 का, BN कंपनी से आपने लिया है 20,000 का और CN कंपनी से आपने लिया है 10,000 का। आपको लॉस कितना हुआ? मान लीजिए 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो कैसे तीनों कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगी? सबसे पहला AN कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी? उसने पॉलिसी ली थी 30,000 रुपीज डिवाइडेड बाय तीनों का कितना अमाउंट है? 30, 40, 50, 60,000, ओके, इनटू एक्चुअल लॉस कितना आया है? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए, दिस वाज द लायबिलिटी ऑफ AN कंपनी। एंड BN कंपनी की 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 20,000। CN कंपनी की 10,000 की पॉलिसी CN कंपनी से ली थी, टोटल कितना है? 60,000, एक्चुअल लॉस कितना है? 20,000। तो जो भी अमाउंट इन तीनों का आएगा, that is the ratio which is given by all the 3 companies. So that is what is the actual policy taken by the company upon the total policy amount taken by all the company into actual loss. So this was the express condition of the contribution. So this is all with the policy condition. In the next class, we are going to deal with the motor insurance, that is unit 5. Thank you so much.